क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक टेबल। तो देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे 10 लोग हैं या 10 एलिमेंट्स हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी एक साथ ही अपन पढ़ लें तो एक साथ पढ़ पाने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। इसी हिसाब से अगर अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अलग अलग पढ़ें तो इतना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू कर दिया। कोई साइंटिस्ट ने किस तरीके से, किसी साइंटिस्ट ने किस तरीके से। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो थे डोबेराइनर, यानी डोबेराइनर का ट्राइड्स दिया उन्होंने। ये क्या था बच्चों? डोबेराइनर ने कहा कि जैसे 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। अब इन 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने बताया, किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे बताया कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो सेकंड वाले के बराबर होता है। कैसे? ए और सी का जो एवरेज मास होगा वो बी के बराबर होगा। ये था डोबेराइनर का ट्राइड्स। इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स पे दिया? तो देखिए इन्होंने बताया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम है उनका मास, जैसे लिथियम का जो मास होता है वो 7 है और इसका 23 और पोटेशियम का 39। तो देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों का जो एवरेज था वो बीच वाले सोडियम के बराबर होगा। ये बताया डोबेराइनर ने। ये 7 + 39, इन दोनों का एवरेज बराबर किसके आएगा? सोडियम के। और सोडियम का जो मास होता है वो कितना है? 23। यानी फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट्स हैं उनका जो एवरेज मास होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। ये बताया था डोबेराइनर ने। और कौन कौन से एलिमेंट्स दिए उन्होंने? बताया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम है 40 एटॉमिक मास रखता है, स्ट्रोंशियम 88 और ये 37। तो फर्स्ट और जो थर्ड का जो एवरेज मास होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। कैल्शियम और थर्ड पे है बेरियम। ये इसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? स्ट्रोंशियम के बराबर होगा। ये बात किसने बोली थी? डोबेराइनर ने। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 40 और बेरियम का कितना है? 137 और ये जो एवरेज मास आएगा ये 88.5। ये किसका है? स्ट्रोंशियम का मास आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाले का जो एवरेज मास होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। एक और दिया था इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का है 37.5 और जो इसका जो आपका ब्रोमीन है इसका है 80 और आयोडीन का है 127। तो देखिए दोनों का जो एवरेज मास होगा 35 क्लोरीन का है और आयोडीन का कितना है? 127। इन दोनों का एवरेज मास किसके बराबर होगा? ब्रोमीन के बराबर। ये क्या था? डोबेराइनर का ट्राइड्स लो। एक ट्राइड्स ये दिया, एक ट्राइड्स ये दिया और एक ट्राइड्स ये दिया। अब देखिए ये इतने ट्राइड्स दिए और उसके बाद में बाकी एलिमेंट्स थे उनके ऊपर ये इनका जो लो था वो क्या हो गया था? फेल हो गया था। सभी एलिमेंट्स का ये नहीं हो रहा था कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज मास होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया? इनका लो क्या हो गया? यहीं पे फेल हो गया। बट स्टार्टिंग की थी इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कि सबसे पहले कुछ इन्होंने बेस दिया कि कोई एलिमेंट्स है उनको एक साथ भी अपन क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। इसके बाद में आए न्यूलैंड्स और न्यूलैंड्स लॉ दिया उन्होंने। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ये क्या था बच्चों? देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी अष्टक में क्या है? 8 है कुछ ऐसा। और ये न्यूलैंड्स तो जो थे ये संगीतकार भी थे, तो ये संगीत भी बजाते थे साथ साथ में। और उन्होंने संगीत और केमिस्ट्री को एक साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? कि जैसे संगीत के अंदर जो 8 सुर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सा,
रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फर्स्ट और जो 8 जो है वो क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। यानी मैं इसको यहाँ पे सा लिख के अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो न्यूलैंड्स ने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा और वो 8 एलिमेंट्स होगा, ये दोनों क्या रखेंगे, सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट्स क्या बताया उन्होंने, ये देखो लिथियम। अब इन्होंने जो दिया था न्यूलैंड्स ने वो था हाइड्रोजन, बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखा है वो लिथियम लिखा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब उस टाइम पर जब ये लॉ आया था उस टाइम तक इनर्ट गैसें डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तो इनर्ट गैसों के बारे में न्यूलैंड ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जो फ्लोरीन के बाद नियोन आना चाहिए, तो नियोन तो उस टाइम डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। अब आएगा सोडियम, तो सोडियम देखो ये सा, यानी कि सोडियम जो है ये इसके नीचे आएगा, किसके, लिथियम के। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा कहाँ आ रहा है, 8th वाला, यानी फर्स्ट और 8th जो एलिमेंट्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम आ रही है। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में आया आर्गन, बट आर्गन भी इनर्ट गैस है, एक्रिय गैस है, ये भी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। अब देखिए जो आगे आएगा एलिमेंट्स वो है पोटेशियम और वो आएगा लिथियम के नीचे। अब आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद में ये जो लो था वो फेल हो गया था, यानी कि ये आगे नहीं समझा पाए। कैसे नहीं समझा पाए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये बता दिया इन्होंने कि ये जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। बट कैल्शियम के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 18 एलिमेंट्स के बाद में रिपीट होती है। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि जो न्यूलैंड्स का जो डीमेरिट थे, यानी कि न्यूलैंड्स के जो लॉ की जो कमी थी वो क्या थी कि यह कैल्शियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स को नहीं बता पाए। दूसरे इनर्ट गैस के लिए इन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। न्यूलैंड्स के बाद में क्या आता है बच्चों, लोथर मेयर का लॉ आता है। अब देखो अपन आगे देखते हैं लोथर मेयर का एक ग्राफ। इन्होंने जो दिया था वो ग्राफ की मार से समझाया था कि ग्राफ से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये है जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो देखिए ये है लोथर मेयर का वक्र, यानी कि लोथर मेयर ने ग्राफ के रूप में बताया कि एलिमेंट्स जो है वो किस तरीके से सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। और जो लोथर मेयर का था वो सिर्फ भौतिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक गुण है उन्हीं पे ही क्या था, बेस था। यानी कि जो लोथर मेयर ने बताया वो सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, यही बात बताई। देखिए इन्होंने जो पीक पे रखा वो क्या रखा, फर्स्ट जो ग्रुप है अपना पीरियोडिक टेबल में सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम जो एल्कली मेटल है उनको रखा, पीक के ऊपर रखा कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके बाद में इन्होंने यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में किसको रखा, हेलोजेंस को रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये इस तरीके से। और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा, एल्कली अर्थ मेटल जो अपने हैं, सेकंड जो ग्रुप है अपना उसको रखा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम। इसी तरीके से उन्होंने जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को रखा। उन्होंने बॉटम में क्या रखा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा था। तो इस तरीके से एक हीलियम गैस को भी इन्होंने रखा कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हीलियम गैस भी आएगी। तो देखिए जो लोथर मेयर का जो ग्राफ था ये भी क्यों फेल हो गया था, क्योंकि लोथर मेयर अगर इसी चीज को कोई टेबल फॉर्म में करके देते कि जैसे अपने कोई टेबल में बताते या फिर किसी भी अरेंज करके देते तो वो समझ में भी आता। इस तरीके से बताया उन्होंने कि असेंडिंग वाले डिसेंडिंग वाले ऑर्डर वाले सेम जो क्या है एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये भी कोई ज्यादा आगे चल के कोई ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे
मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो देखिए बच्चों आगे, तो बच्चों ये है आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था टेबल फॉर्म में अगर रखा गया, वो किसने रखा? मेंडलीव ने रखा। मेंडलीव का जो पूरा नाम है वो है दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव। तो देखिए जो मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने जो अरेंजमेंट दिया, ये जो एलिमेंट्स टेबल फॉर्म में रखे, ये एटॉमिक मास के बेस पे रखे। एटॉमिक मास या परमाणु भार, परमाणु भार के आधार पे क्या किया इन्होंने? टेबल फॉर्म में अरेंज किए। दूसरी जो मेंडलीव ने क्या बताया कि सबसे पहले पीरियड के बारे में और आवर्त के पीरियड और ग्रुप के बारे में बताया कि जो वर्टिकल लाइन है, जैसे ये वाली जो लाइन दिख रही है, जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, उनको उन्होंने क्या बोला? ये सब जो लाइन है इनको उन्होंने ग्रुप या वर्ग बोला। और जो ये वाली लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इनको बोला आवर्त या पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आवर्त और जो वर्टिकल लाइन है ग्रुप। अब उन्होंने वर्ग यानी कि ग्रुप की जो संख्या बताई वो थी 8 और जो आवर्त बताए वो है 7। दूसरा इन्होंने क्या कहा? एटॉमिक मास जो है उनके आधार पे जब एलिमेंट्स को इन्होंने रखा तो मेंडलीव ने बताया कि जो इनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक और जो रासायनिक गुण है, वो आवर्ती फलन होते हैं एटॉमिक भार के। यानी एटॉमिक भार आवर्त में लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेंगे तो परमाणु भार क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। ये बात किसने बोली? मेंडलीव ने। और सबसे पहले टेबल फॉर्म में रखना, वर्ग ग्रुप ये बताना, इसी के बेस पे मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद में ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, मोजले की जो पीरियोडिक टेबल आएगी, वो इसको बेस मान के ही क्या है दिया हुआ है। क्योंकि इस टाइम तक क्या था, जब मेंडले की पीरियोडिक टेबल आई उस टाइम तक क्या था, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे और पूरे के पूरे 63 को मेंडलीव ने क्या किया था? अरेंज किया था। बट नोबल गैस की डिस्कवरी इस टाइम तक नहीं हुई थी, तो नोबल गैस को मेंडलीव ने भी नहीं रखा। जब नोबल गैस आई तो एक ग्रुप और बढ़ गया था और उसको 0th ग्रुप बोला गया था। 0 ग्रुप में क्या रख दिया गया था? नोबल गैस को रख देंगे, फिर मॉडर्न टेबल की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए जब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दी थी तो उस टाइम पे कहते हैं कि जो पत्ते थे, ताश के पत्तों पे क्या किया था? मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, लिखा था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? इसको अरेंज किया गया। तो ये है बच्चा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स लिख दिए गए, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया, उसकी जगह 2 जगह छोड़ दी इन्होंने, खाली स्थान छोड़ा था। और ये ही देखो एल्यूमिनियम के नीचे जो स्थान छोड़ा, जो जगह छोड़ी, उसको इन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। और जो सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ी उसको नाम दिया एका सिलिकॉन। तो देखिए एल्यूमिनियम के नीचे जगह क्यों छोड़ी? कि जब भी कभी अगर कोई नया एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होगा तो इस स्थान पे, इस जगह पे क्या कर दिया जाएगा? वो रख दिया जाएगा। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब इसकी कमी क्या रह गई थी? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आई है तो कुछ ना कुछ तो इस टेबल में भी क्या रह गई? कमी रह गई थी। इसीलिए क्या आई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसकी जो कमी है बच्चों, वो कमी क्या है? सबसे पहले अपन देखें कि आर्गन और पोटेशियम, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक भार क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। बट यहाँ एटॉमिक भार बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। 38.9 किसका है? आर्गन का है। और पोटेशियम का कितना है? 39.1 है। तो ये है इसकी क्या हो गई? कमी हो गई। यहाँ पे ये भी मेंडलीव नहीं बता पाए थे कि ये क्यों हुआ, कैसे हो रहा है। दूसरा देखिए कोबाल्ट और निकल का, तो कोबाल्ट और निकल में भी निकल का एटॉमिक भार क्या होना चाहिए था?
ज्यादा होना चाहिए था, बट है किसका, कोबाल्ट का। तो ये भी मेंडलीफ नहीं बता पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं बात करूं टेलोरियम और आयोडीन की, तो जो टेलोरियम का भार है वो 127 है, जबकि आयोडीन का है 126। होना किसका चाहिए था, आयोडीन का ज्यादा होना चाहिए था, है किसका, टेलोरियम का। ये भी मेंडलीफ क्या नहीं कर पाए थे, बता पाए थे। दूसरी जो आइसोटोप के लिए जगह थी, आइसोटोप क्या थे, आइसोटोप मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बताए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब परमाणु भार अलग अलग है इनका तीनों का, तो 3 कॉलम होने चाहिए थे यहाँ पे, जबकि हाइड्रोजन को क्या किया, एक ही जगह रख दिया और हाइड्रोजन के आइसोटोप की जगह नहीं बता पाए। जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप की बात करें तो ऑक्सीजन के भी क्या होते हैं, आइसोटोप 2 होते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग जगह इन्होंने अलग अलग कॉलम नहीं बताए। इन्हीं में क्या किया, ये वर्ग बता दिए, यानी कि जो ग्रुप बता दिए, और इन्हीं में क्या किया, सब ग्रुप इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे ये एक ग्रुप है, इसको ए और बी नाम दे दिया, ये ग्रुप है, इसको भी ए और बी नाम दे दिया, जबकि आइसोटोप के लिए अलग से जगह नहीं बताई। अब देखिए बच्चा, अगर आप ये जो एक ही अगर पीरियड है, एक ही क्या है, वर्ग है, तो इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, ये क्या क्या रखे गए हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये एल्कली मेटल है, ये एक्रिय धातुएं सक्रिय धातु होती हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं। तो जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग होंगी। और जो Ag है, Au है या कॉपर है, ये क्या होती हैं, ये अलग मेटल होती हैं। ये क्या है, इनर्ट मेटल है, ये आसानी से क्रिया नहीं करेंगी, जबकि इनकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग होते हुए भी इनको क्या किया है, एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखना, ये भी क्या है, इसकी डीमेरिट है, यानी कि इसकी कमी है। दूसरा देखिए, जैसे ये यहाँ पे गोल्ड है या फिर मरकरी है, इनकी देखो गोल्ड और एक प्लेटिनम, प्लेटिनम ये रहा, प्लेटिनम को अलग रखा है, गोल्ड को अलग रखा है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो डीमेरिट क्या हुआ कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखना और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले ग्रुप एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखना, ये क्या थी, इसकी कमी रह गई थी। आइसोटोप के लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी। हाइड्रोजन के लिए क्या किया, फिक्स स्टार नहीं बताया। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है, तो हाइड्रोजन तो अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। ए ब्लॉक के लिए भी क्या किया था, इसमें कोई जगह नहीं बताई। ए ब्लॉक को भी इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के बीच में ही रख दिया। ये मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है इसकी डीमेरिट रही। और इसी के बाद में क्या होगा, अब क्या होगा, इनर्ट गैसों की डिस्कवरी होगी और इनर्ट गैसों के डिस्कवरी के बाद में मोजले आएंगे और वो क्या देंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट अभी भी डेमीटर वो मेंडलीफ है, उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो टेबल बनाई थी, वर्ग बताए, ग्रुप बताए, ये जो जगह छोटी है, ये सब बातें किसने बताई हैं, मेंडलीफ ने बताई हैं। इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक किसको कहा है, मेंडलीफ को कहा जाता है।